अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। शहर इक़्तिदार में किसी की दौड़ इक़्तिदार के हुसूल के लिए तो किसी की इक़्तिदार बचाने के लिए। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के ऐवान में एतमाद पर सवाल उठा रही है, जबकि हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से ऐवानों में एतमाद के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर गैर मामूली हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमती ऐवानों में आखिर चल क्या रहा है? निज़ाम की तब्दीली को नागुज़ीर करार देने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इक़्तिदार महफूज होने की यकीन दहानी भी करा दी है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई और मुमकिन गिले शिकवे भी हुए हों। निज़ाम की तब्दीली की बात करके मोहसिन नकवी ने इसकी वजाहत भी कर दी कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और शहबाज शरीफ अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत पर चार्जशीट नहीं लगाई, लेकिन वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि निज़ाम में खामियां मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त करना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला से क्या सवाल हुआ और उसको कैसे रिस्पॉन्ड, अपने पहले स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन कैसे दी, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कहा हूँ निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया था, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो एक 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का निज़ाम की तब्दीली के मौके पर डटे रहना, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाना, ऑपोजिशन का हम आवाज़ होना सियासी सरगर्मियों की रफ्तार बता रही है कि आने वाले दिन मामूली नहीं होंगे। निज़ाम की इस्लाह, इदारों की कारकर्दगी, आइन की बालादस्ती और रियासती ढांचे की मजबूती, ये तमाम मौज़ूआत एक बार फिर सियासी गुफ्तगू का मरकज़ बन चुके हैं। इसी दौरान नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बहस भी दोबारा जिंदा हो गई है। वज़ीर आज़म की मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट तो वो मौजूदा आइन के दायरा कार के अंदर ही बनेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स की बहस को आइनी जाविये से देखते हुए कहते हैं कि मसला निज़ाम का नहीं बल्कि आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत महफूज है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मौजूदा निज़ाम वाकई अवाम के एतमाद हासिल करने में कामयाब हो सका है या नहीं। जबकि एक वफाकी वज़ीर खुद निज़ाम में बुनियादी खामियों की बात करे, इत्तेहादी जमातें नए सियासी रास्ते तलाश करती दिखाई दे, ऑपोजिशन हुकूमत की आइनी और सियासी हैसियत पर सवाल उठाए और नए सूबों से लेकर आइन पर अमल दरामद तक की बहस दोबारा जिंदा हो जाए, तो ये महज मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं रहती बल्कि एक बड़े सियासी मोड़ की अलामत बन जाती हैं। आने वाले दिनों में यह वाज़ेह होगा कि क्या ये तमाम बयानात सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी तब्दीली जन्म ले रही है। निज़ाम की इस्लाह होगी या सिर्फ चेहरों की तब्दीली होगी, आइन पर मुकम्मल अमल होगा या एक बार फिर सियासी मफाहमतों के दौर चलेंगे। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब पर पाकिस्तान की आइंदा सियासत का रुख मुतय्यन होगा। फ़िलहाल एक बात तो तय है कि इस्लामाबाद की खामोश राहदारियों में सियासी शतरंज की जो बिसात है वो बिछ चुकी है और हर खिलाड़ी अपनी सी चाल सोच समझ कर चल रहा है और कौम की नज़रें इस पर जमी हुई हैं कि इक़्तिदार की एक कशमकश मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगी या एक नई सियासी बेयकीनी जन्म लेगी। ब्रिगेडियर नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस सारे मामले पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जो वज़ीर दाखिला का नया स्टेटमेंट आया है और उसके साथ ही मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की गुफ्तगू हम सुनने, इवन पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कायरा साहब का स्टेटमेंट हमने चलाया, राना सनाउल्लाह साहब भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के हवाले से बात कर रहे हैं कि इस पर आइनी बहस होनी चाहिए। तो क्या ये समझा जाए कि वज़ीर आज़म को और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कायल कर लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, निज़ाम यही रहेगा, वज़ीर आज़म भी यही रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो कायम हो जाएंगे? कुछ ऐसी बात समझ में आती? देखिए, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में, लेकिन एक देखें ना कि अवाम चेंज किसने करने, चेंज करने अवाम ने और सियासी लीडर्स। एक तो ये अवाम की राय जनरल जो अभी चल रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, सब देखें आपको क्या इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। बेसिकली तो पॉलिटिकल लीडर्स ने करना है और असेंबलीज ने करना है। दे हैव टू बी टोल्ड, एक्सप्लेन के इनके छोटे सूबे करने से क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान होता है। आप अच्छा जो सारे सूबों में प्रोविंशियल असेंबली को नेशनल असेंबली में कन्वीन बात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनें, उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें एंड देन सी कहाँ कंसेंसस होता है, फिर आप करें बात। अब आप मुझे बताइए कि अगर मिसाल के तौर पे पंजाब के, मैं एक सिंपल सी बात करूँ, लेट्स से वी हैव 2 प्रोविंसेस, अगर PMLN की हुकूमत
पंजाब में जीती है तो दोनों चीफ मिनिस्टर उनके होंगे, दोनों आईजी उनके होंगे, दोनों चीफ सेक्रेटरी उनके होंगे, अदालतें तो इंडिपेंडेंट है, वो सिस्टम होगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप और उनको असेंबली आपके नज़दीक बन जाएंगी, लोग आवाम हो, यही असेंबली जो प्रोविंशियल असेंबली की अगर लेट से 300 मेंबर्स हैं तो 150 मेंबर्स हो जाएंगे, एक में 150 एक में हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर 2 हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि आसानी लगती। मैं सिर्फ ये बात करूँ डिस्पैशनेट, मेरा यदि पाकिस्तानी में बात कर, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब बन जाते हैं जो भी अब, लेकिन ये फैसले देखें, ये किसी ने नहीं फैसला करना, ये अवाम ने और अवाम के नुमाइंदों ने, पॉलिटिशियन ने फैसला करना। एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद कन्विंस्ड लगती है, जैसे वज़रा के बयानात आ रहे हैं और जैसे इंटीरियर मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा कि वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, वो यही रहेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई नून लीग के यहाँ कोई कन्विंस करने के हवाले से बातचीत है। लेकिन पीपल्स पार्टी को कौन कायल करेगा सर इस मामले पर? लेकिन पीपल्स पार्टी को मैं पर्सनली फील है, अगर पीपल्स पार्टी सिंध में जीतती है और वो 2 सूबे बन गए, दोनों के चीफ मिनिस्टर सिंध के हैं, दोनों के आईजी चीफ सेक्रेटरी इनके हैं, तो मुझे बताइए कि अवाम को क्या फ़ायदा होगा, अवाम को क्या होगा। और सेकंड देखिए, जो आइन की बात करते हैं ना, आप पाकिस्तान से बढ़ के आइन नहीं, पाकिस्तान है तो आइन है, पाकिस्तान है तो हम सब है। ये अवाम जो कन्विंस हो जाते हैं तो अवाम के नुमाइंदे जाके असम्बली में आइन 2/3 मेजॉरिटी से आप कोई ज़्यादा आप चेंज कर सकते हैं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई आप 2/3 से भी आपने कितनी अमेंडमेंट्स की हैं, कहाँ का आप चले गए, 27 अमेंडमेंट तो आपने कर लिए हैं, तो आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप भी कर सकते। हाँ, अगर अवाम पॉलिटिशियन एक कहते नहीं करना, एडमेंट है, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वो उनको चाहिए प्रोविंसेस को कि वो फिर जो ये भी, अगर आप एक टीम बनती है, वो कहते हैं ये ज़रूरत है, ये कहते हैं वहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, तो आप उनको कन्विंस कर लें, आपस में बैठे, वहाँ भी मुशावरत। जी बिल्कुल बेर साहब, देखिए ना, इस तरह के डिसीजंस के लिए इंक्लूसिवनेस की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ भी है, तहरीक इंसाफ के बानी 3 साल से अंदर है, फिर जाहिर है वो भी प्रेशर तो डाल रहे हैं। कल भी हमने देखा कि एहतजाज हुआ है और फिर उसके बाद बिलावल साहब ने भी तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब के अपने गिले शिकवे हैं, जमात इस्लामी भी एहतजाज के लिए पर तोल रही है, तो क्या प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर तो होगा, लग ही रहा है जिस तरीके से बातें चल रही हैं, लेकिन इस वक्त वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए, मुल्क में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी बेहतर चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी ना। अगर जिस तरीके से मुल्क के इस वक्त सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, खासतौर बलूचिस्तान में और KPK में, तो उससे तो आपको, आप मुझे बताइए, इन इन्वायरमेंट तो कोई नहीं इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा ना। आप बलूचिस्तान में डेवलपमेंट चाहते हैं कि माइन मिनरल में भी हो, ऑफशोर डीलिंग, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी हम आएंगे, रेकोडेक भी है और बाहर कंपनियाँ, अमेरिकन कंपनियाँ भी आना चाहती हैं, तो यू नीड टू हैव सिक्योर जो वर्किंग बिजनेस एनवायरमेंट्स, उसके लिए आपको यू हैव टू मेक अरेंजमेंट। उसके लिए पाकिस्तान, यही अभी भी अमेरिका में पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, वो डिटेल में बात हुई है, पाकिस्तान तमाम बताएंगे। देखिए ना, अमेरिकन जाते हुए जो कुछ वहाँ छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में, $7.2 बिलियन के वेपन छोड़ के गए, देर बच्चे तो नहीं, क्यों छोड़ के गए, वी ऑल नो क्यों छोड़ के गए। और उसके बाद जो वहाँ की इन्वायरमेंट, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को कौन रोकने वाला है? इंडिया को कोई तो रोकेगा, रोकना चाहिए। व्हाट वी हैव डन, हमारा स्टेचर बड़ा हाई हो गया दुनिया के अंदर, अभी अमेरिकन भी दुनिया हमें रिकग्नाइज करती है, तो अमेरिकन को चाहिए कि इंडिया को शट अप कॉल दे कि बेटर बिहेव, डोंट स्टार्ट इंटरफेयर इन पाकिस्तान। आपने एक पहलगाम का एक स्टेट ड्रामा किया, झूठ बोला, उस फॉर फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर आपने न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। ये तो पाकिस्तान है कि 3 दिन में तुम्हें मार के दिल में शिकस्त दे के और फिर हमने उसको सीज फायर भी कर लिया। अगर इंडिया तो सोचे समझे बगैर एक झूठे ऑपरेशन के ऊपर, और पाकिस्तान तो खुला वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान यस वी आर सपोर्टिंग, हमारे पास शवाहिद है, क्या कुछ नहीं है, किसे प्रॉक्सी को यूज़ कर रहा है, अभी के हमारे तस्वीर में क्या कर रहा है, वी ऑल नो इट। सो वी हैव टू प्रोएक्टिव नाउ। हमें अब इस वक्त अपनी जो पोजीशन है उसको कैश करने की जरूरत है, एंड दैट कैश is important by foreign office and by interior means. They all have to sit down, work out a dossier, work out a plan, and then go to Security Council, go to OIC, and make the people realize
कि what we are doing as a peacekeepers and how much we are confronting terrorism because of Americans and Europeans, कि वो वहाँ पर जो कुछ छोड़ के गए वो हम अकेले करें. You have to contribute, chip in your effort. आप बजाय इसके इसको रोकें, आप उनको $30 million पर वीक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, वेपन एमुनिशन छोड़ के आगे. स्टॉप, डोंट गिव द मनी. अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई कि वहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, उसके बाद वॉर क्राइम हो रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वुमेन का इस्तेसाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो ये चीज़ों को अगर आप देखें देन यू रियलाइज कि ये वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमें इसके ऊपर एफर्ट नजर आनी चाहिए. वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. वी कांट अफोर्ड, वी कांट टॉलरेट कि हम ये कि दुनिया के लिए करें. हमें दुनिया ने एक एम्ब्रॉयल किया हुआ है वॉर टेरर में, जिससे हमारी इकॉनमी भी सफर कर रही है. हमारे पास दुनिया में ये आपके सामने क्या हालात हो रहे हैं, हम इसको फिर फाइटिंग टेरर हैं. तो इससे ये चीज़ें सारी हमें इसको अब कंसोलिडेट करने की. तो ब्रिगेडियर साहब, उसके लिए तो वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड एज अ वन नेशन. और उसमें जिस इंक्लूसिवनेस की बात करें तो उसमें तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, रादर देन कि किसी के साथ कोई पर्सनल वेंडेटा है, रिजेंटमेंट्स है, सबको एक पेज के ऊपर बैठना चाहिए. और उसके लिए फिर कंसर्न क्वार्टर्स क्या कर रहे हैं? देखिए, उसमें बात थी ना कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. हम ठीक है, हम बार बार कहते हैं फॉर तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, रूलिंग पार्टी कौन, PMLN, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक टू द पोलिटिकल पार्टी. या आप अपनी कॉन्फ्रेंस कर लें, आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे को सुनें, रीच टू कंक्लूजन. आप जब तक आपके में कंसेंसस नहीं होगा, दुश्मन की हाइब्रिड वॉर हमारे पर बड़ी सख्त अटैक हुआ, वो आपको नहीं छोड़ा. जो उसको मार पड़ी है, मार के हक के अंदर, वो जख्म वो नहीं भूलता, वो इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है. और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू हैव टू बी यूनाइटेड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म फोर्सेस पाकिस्तान हैव टू बी जेल टुगेदर. यही हमने मार के हक में किया, यही ईरान ने करके दिखा दिया, यही पाकिस्तान ने करके दिखा दिया. आप खुद स्ट्रांग होंगे, आप बचेंगे. आपको कोई बचाने वाला नहीं है. आपके सामने खलीजी मालिक को देख लें क्या उनका हाल हुआ. आप गजा में देख लें, आप इराक में देख लें, लीबिया में देख लें, आप सीरिया में देख लें. फौज कमज़ोर थी, अवाम का साथ नहीं था, हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले कर लिए. तो अभी आपको खुदा ने ये मौका दिया हुआ है, तो पाकिस्तान को चाहिए इस मामले में वी बी टुगेदर. ठीक. और पोलिटिकल पार्टी के ये काम नहीं कि आप आए हैं, आप रिजॉल्व करेंगे इश्यूज़ को. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप बैठें, आप कॉल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शुड गिव अ कॉल. क्या है जी, बैठ के बात करते हैं, लेट्स सी, एक दूसरे के मजाक से सुने क्या प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसको रिड्रेस कर, एंड देन मूव फॉरवर्ड. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. एंड आप उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए. फौज हर जगह लड़ रही है, इतनी शहादतें रोजाना हो रही हैं आपके सामने. तो फिर उसके लिए अभी कैलेमिटी, अभी आपके फ्लड्स आ जाएंगे, कभी कोई पोजीशन आ जाएगी. सो एंड फील्ड मार्शल डन लॉट फॉर द कंट्री. आपके सामने जो कुछ ईरान अमेरिकन साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर. मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे. लेट्स टेक अ ब्रेक है. ब्रेक के बाद वापस आता है. हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी या तब्दीली की हवा चल पड़ेगी? तब्दीली आई तो हुकूमत बदलेगी या निज़ाम भी तब्दील होगा? ऑपोजिशन अच्छे मूड में दिखाई नहीं दे रही और तब्दीली के लिए सर तोड़ कोशिशें भी जारी हैं. जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, तीन मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें हैं. अगर इस वक्त उनकी सियासत का रुख एक ही समत में दिखाई देता है कि किस तरह हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए. हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है. बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं और हुकूमत मुखालिफ तहरीक की जो तैयारियां हैं वो भी जोर पकड़ रही हैं. मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर जमात इस्लामी कल एहतजाज के लिए सड़कों पर होगी. जमीयत उलमा इस्लाम भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने में पेश है. JUI ने भी नवंबर तक मुख्तलिफ शहरों में जलसों का शेड्यूल दे रखा है और मौलाना फजल रहमान मुसलसल हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं. तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं. सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च की कॉल तो दे दी है, लेकिन वज़ीर आला KPK के फैसलों से तहरीक इंसाफ के तमाम हल्के इत्तफाक नहीं करते. PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं. बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए हमसे मुशावरत नहीं की गई, इतनी ताख़ीर की वजह समझ से बाहर है. इमरान खान को इंतज़ार कराया जा रहा है. हर सियासी जमात अपने अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही है. हुकूमत इस्तेहकाम का पैगाम दे रही है
ऑपोजिशन तब्दीली की बात कर रही है, इत्तेहादी जमातें आइन और निज़ाम की अपनी अपनी तशरीह पेश कर रही हैं, मगर तारीख गवाह है कि जब सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसकी तपिश सबसे पहले आम आदमी तक पहुँचती है। हर मुल्क की सियासत का जो है वो सबसे खामोश कराया जाता है और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर इक़्तिदार की तब्दीली नहीं बल्कि ज़िंदगी में आसानी और बुनियादी सहूलियात की फराहमी होती है। पाकिस्तान को इस वक्त महाजराई से ज़्यादा अवामी रिलीफ की ज़रूरत है। यही वो रास्ता है जो रियासत को मजबूत और कौम को मुत्तहिद कर सकता है। बसूरत दीगर सियासी कशमकश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, चेहरे बदलते रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो पाएंगी। तो बहुत और जीत जो है वो किसी की भी हो या फिर हार हो, हमेशा पाकिस्तान के आम शहरी ही इस कशमकश के अंदर हारेंगे। यकीनन इस वक्त जितना पॉलिटिकल डिवाइड है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अल्टीमेटली इसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती है और जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो भी इसको अपने से अंदाज में कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करती हैं। हुकूमत जितना कंफर्टेबल पोजीशन में ख़ुद को कहे, हुकूमत ये कहे कि हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, 5 साल पूरे होंगे, लेकिन इस दौरान जो घुटन बढ़ेगी उसका सामना और उसको एक्सपीरियंस तो आम आदमी को करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जो इस वक्त हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, वो गो के हुकूमत में नहीं है, वजारतों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल दे रही है, उस बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो 27 सितंबर की एहतजाज की कॉल से मुतालिक अलीमा बीबी का जो रिस्पॉन्स है वो आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं इमरान खान को इंतज़ार करा रहे हैं, इतना वक्त क्यों दिया? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो ज़ाहिर एक पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, और इतनी बड़ी तहरीक अगर शुरू करेंगे तो उसके लिए तैयारी करनी है और पूरी तैयारी के साथ जाना है। हमें पता है कि ये हुकूमत जो है ये कोई पुरअमन तहरीक को नहीं छोड़ती, तो मेरे ख्याल से एक पूरा एक वो है, तो इसके लिए ज़ाहिर है लोगों को तैयार करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी का अपना एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रोसेस होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सबको लेके जाएं कि जी गोलियां चल रही हैं आप आके खड़े हो जाएं उनके सामने। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी अंदाज से प्रेशर भी डाल रहे हैं और ये भी हमारे सामने कि ये हुकूमत खुद अंदर से टूट रही है। और ज़ाहिर है वो कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, तो घर के बेदी ने लंका तो ढा दिए, तो अब इसको एक धक्के की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हम देंगे, पूरी ताकत के साथ देंगे। ये 27 सितंबर की जो तारीख है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, अब ये तो नहीं हो सकता है ना कि हम कहें कि जी कल हम ऐलान कर दें कि जी आप निकलें। इतनी बड़ी तारीख है तो ज़ाहिर है ये तो ऐसी तारीख है कि इसके बाद तो कोई और तारीख नहीं चल सकती ना। ज़ाहिर है फिर जो भी होगा वो एक पूरे उसके साथ एक फ़ैसले के साथ हम जा रहे हैं और ये फैसला हुआ है कि ये तारीख ऐसी है कि इसमें फिर वापसी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए तैयारी हो गई है। भाई एक देखें ना, जिन लोगों पे ये बातें हो रही हैं कि देखें जी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, आप देखें इसी लीडरशिप ने तो अभी तक कुर्बानी दी है। यही लीडरशिप कई मरतबा जेल गई है। अब मतलब ये कि बाहर से बैठ के पत्थर फेंकना बड़ा आसान होता है और किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने तो साबित किया है कि उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया है। अब आप मुझे बताएं, जुनैद अकबर ने कितनी दफ़ा जेल खाई, कितनी दफ़ा उसको घर से उठा के ले गए, कितनी उसको मार पड़ी, लेकिन आज भी वो पार्टी के साथ खड़ा है। इसी तरह बाकी लोग जो हैं हमारे जितनी भी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर खान माशाल्लाह डटे हुए हैं। क्या सबको धमकियाँ मिलती हैं, सबको मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन ये कि लीडरशिप का तो कमाल ये होता है कि वो अपने वर्कर्स को हौसला दें और अपने वर्करों को बिखरना ना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का जलसे से साबित हुआ है कल, पेशावर के जलसे से, कि ये पहले भी बड़ी कुव्वत थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, क्योंकि यहाँ पहले जो जलसे होते थे उसमें मुल्क भर से लोग आते थे। ये जलसा जो है ये सिर्फ पेशावर का जलसा था और खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए। तो अगर एक जलसे के लिए इतने लोग आ सकते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान के लिए अगर तहरीक का ऐलान होता है वो तो डबल ट्रिपल आएंगे, तो इनको संभालना फिर मुश्किल होगा। तो हम तो देखें हम एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं और हम हालात को देख कर आगे बढ़ रहे हैं।
यूसुफ ज़ई साहब, माजी करीब में भी इस तरह की बहुत सारी एहतजाजी कॉल्स दी गई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। इमरान खान रिहाई टास्क फोर्स भी बनाने की बात हुई, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तो इस बात की कितनी ज़मानत है, कभी इम्कानात है कि अब की जो एहतजाजी कॉल है वो एग्जीक्यूट होगी अल्टीमेटली? देखिए, इमरान खान को ये तो नहीं कि हम कहें कि जी जाके जेल तोड़ देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। इमरान खान की रिहाई होगी तो जाहिर है अदालती प्रोसेस के ज़रिए ही होगी, और वो भी यही चाहते हैं कि अदालती प्रोसेस के ज़रिए हो। हमारा जो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत ट्रैक से हटी हुई है, यानी मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो हमारी तो मेन स्ट्रगल ये है कि ये चीज़ें बहाल हो जाती हैं, अदालती सिस्टम ठीक हो जाता है, 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए जो खुराफात आई हैं वो ख़त्म हो जाए। तो हमारी तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस है वो उसमें तो कोई दम ही नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि अदालतें फ़ैसला नहीं कर पा रही, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है मुबैना तौर पे। तो जाहिर है इन हालात में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरियत की बहाली हो और अदालती सिस्टम जो है वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। यूसुफ ज़ई साहब, इस दौरान आपने जो टाइम बाय किया है यानी 27 सितंबर तक का, उसमें ऑपोजिशन अलायंस बनाने की जानिब भी कोई पेशकदमी होगी, कोशिश की जाएगी? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें पूरी हिकमत अमली बनाई जा रही है। इसमें हर चीज़ को देखा जाएगा कि क्या हम अपोजिशन जमातें हमारे साथ मिलती हैं, क्या हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव जो है, एक मौसर नैरेटिव वो कायम किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हैं कि एक मुशावरत के साथ पूरी पार्टी मिलकर सर जोड़ कर बैठेगी अब और इस तहरीक के लिए पूरी तैयारी करेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसके बाद फिर कोई और तारीख नहीं होगी, यही एक तारीख है जिसका हतमी अंजाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मारे, कोई जेल में डाले, कोई कुछ भी करे। तो यही फैसला हुआ है कि हमने वहाँ पे डटे रहना है, हमने पुरअमन रहना है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून को चैलेंज किया जाए। लेकिन ठीक, बिलावल साहब ने भी तहरीक इंसाफ की जानिब हाथ बढ़ाया है, तो क्या हाथ मिलाएंगे पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत से निकल जाएगी। ये तो नूरा कुश्ती मुझे लग रहा है। ये तो तब होगा कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी मुखलिस है इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ, तो फिर तो उनको 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पे भी माजरत करनी पड़े, क्योंकि जिसकी वजह से मुल्क की जमहूरियत को आज ये ख़तरा लाक है, निज़ाम वाकई कितना कमज़ोर हो चुका है और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, सिर्फ कर्जे चढ़े हैं इस मुल्क के ऊपर। तो कर्ज़ों की बुनियाद पे आप ये दावा तो नहीं कर सकते कि हमने मईशत को बेहतर कर दी है। आपकी मईशत इमरान खान के दौर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उस वक्त जो हमारा ग्रोथ रेट था 6.2 था, आज 3 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। और इसी तरह बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, इसी तरह महंगाई में इजाफा हुआ है और कारखाने बंद हो रहे हैं। लोग अपनी जो सरमायाकारी जो की है वो निकाल के बाहर भाग रहे हैं। तो इस हुकूमत ने तो तबाही कर दी इस मुल्क की। अगर पीपल्स पार्टी मुखलिस है तो निकले हुकूमत के खिलाफ, लेकिन अगर नूरा कुश्ती कर रही है, क्योंकि दोनों के केसेस चल रहे थे और दोनों के केसेस जो है वो एक तरफ कर दिए गए कि जी आप मिल जाएं और हुकूमत बना के इस मुल्क को आगे ले जाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि दोनों तजुर्बाकारों ने अपना वही काम किया जिसमें उनका तजुर्बा था, और आज मुल्क जो है वो बिल्कुल इस नहज पे पहुंच गया है कि जो लोग लेकर आए थे वो भी अब पछता रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया है मुल्क के साथ। लास्टली शौकत यूसुफ ज़ई साहब, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम की आपने बात की, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम से मुताल्लिक जो बाज़गश सुनाई दे रही है, उसमें भी लगता तो ये है कि शायद नून लीग इज़ वेरी मच कन्विंस्ड ना हो, क्योंकि वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट एक बार फिर एक और स्टेटमेंट आया है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहें तो ये जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर है ये भी तब्दील होने जा रहा है। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे राज़ी हो जाएगी, क्योंकि ये मुतालबा तो कोई आज का नहीं है, बहुत पहले से है कि कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए और रूरल सिंध को दूसरा सूबा बनाया जाए। ये तो सबसे बड़ी रुकावट थी कि उन्होंने कहा जी कराची अगर हमसे चला गया तो वही वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये तो और पीपल्स पार्टी जिस पर खुश होती है
तो वो सोर्स तो उनसे चली जाएगी। तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस बात को मानेगी, लेकिन आपकी बात इस लिहाज से मैं वो करता हूँ कि चूंकि इनके खिलाफ केसेस हैं और ये दोनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, इन्होंने रुकवा दी थी। नवाज शरीफ साहब को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, इनके खिलाफ बाकायदा करप्शन के केसेस थे। तो डेफिनेटली ये लोग तो राज़ी हो जाएंगे, लेकिन उसमें ये कि सूबाई असम्बली के करारदाद का होना तो बहुत लाजमी है ना। सूबाई असम्बली की करारदाद होगी तो फिर बात बनेगी, अदरवाइज तो कोई मरकज डायरेक्टली तो नहीं बना सकते है ना। शौकत यूसुफजई साहब, आई हैव टू टेक अ है। ब्रेक हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आबनाए हुर्मुज़, जिसे दुनिया में तेल सप्लाई की शहरक भी कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, ऐसा रास्ता जहां से हर रोज़ करोड़ों बैरल तेल और हज़ारों तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरान की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि ओमान के साथ इस हसास समुद्री रास्ते की जुग्राफियाई खसूसियात से मुताल्लिक इत्तफाक हो गया है। आखिर ये जुग्राफियाई खसूसियात होती क्या है? सुनने में शायद एक पेचीदा इस्तेलाह लगे, लेकिन बात बहुत आसान है। जैसे हाईवे पर आने और जाने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं ताकि ट्रैफिक रवा रहे, गाड़ियाँ आपस में ना टकराएं और हादसात से बचा जा सके। बिल्कुल यही उसूल समंदर में भी लागू होता है। समंदर में भी जहाज़ों के लिए मखसूस लेन होती है। आबनाए हुर्मुज़ दरअसल जहाज़ों की आलमी हाईवे। ईरान और ओमान में ये तय पाया है कि जहाज़ किस रास्ते से गुजरेंगे, वापसी का रास्ता कौन सा होगा, दोनों ममालिक की समुद्री हुदूद में इनकी सही पोजीशन क्या होगी। मुजवज़ा आबनाए हुर्मुज़ मुआहदे से ईरान को बहरी आमदोरफ्त का कंट्रोल मिल जाएगा। बहरी जहाज़ खलीज फारस में दाखिल होते वक्त ईरान के ज़ेरे कंट्रोल रास्ता इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाहर निकलते वक्त ओमान के ज़ेरे कंट्रोल रास्ते से गुरेज करेंगे। ताहम इस मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर भी है कि अमरीका ईरान की बंदरगाहों पर जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करता है या नहीं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से 7% फ़ीस लेने का मुतालबा कर रहा है। इत्तफाक कितने फ़ीस पर होता है ये तय होना बाकी है। और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान और ओमान मुआहदे के मुश्तरका एलामिये की तैयारियाँ जारी हैं। बज़ाहिर ये एक तकनीकी मुआहदा है, अगर इसके असरात आलमी तिजारत, तेल की तरसील और मशरिक़ वस्ता की सलामती के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ में मामूली तब्दीली भी पूरी दुनिया की मईशत की धड़कन तेज़ कर सकती है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सफारती राब्तों में ओमान के किरदार को सराहते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की तवज्जो मौजूदा कशीदगी की बजाय इसके सियासी हल पर मरकूज़ है और किसी भी मफाहमती पेशरफ्त का खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिशों से ओमान में 4 मुल्की इलाकाई इजलास में आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बहरी सलामती पर इत्तफाक कर लिया गया और इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास में रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर भी जोर दिया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम खुरैब आबादी ने वाज़े किया है कि ईरान ओमान मुआहदे का मतलब आबनाए हुर्मुज़ खुलना नहीं, ताहम उन्होंने ये नवीद ज़रूर सुनाई है कि ओमान के बाद अमरीका के साथ भी डील चंद रोज़ में तय पा जाएगी। गुज़श्ता रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि ये डील हो रही है, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, अबूरी मुआहदा भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है। ताहम ओमान के साथ जो एग्रीमेंट है वो हो रहा है, जो एक खुशाइंद ख़बर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज की दुनिया में कत्ल की तहकीकात ना सिर्फ बयानियों से नहीं होती, ना फिर साइंस से होती है। फोरेंसिक साइंस जो वो ज़बान है जो ना झूठ बोलती है, ना दबाव कबूल करती है, ना किसी सियासी या समाजी असर को मानती है। DNA, गन शॉट, फिर रेडियोलॉजी, पोस्टमार्टम और फिर क्राइम सीन की बारीक तरीन जाँच ही ये तय करती है कि हकीकत है क्या। तरक्की याफ्ता ममालिक में साइंसी शवाहिद को खामोश गवाह कहा जाता है, क्योंकि ये वो गवाह होते हैं जिन्हें ना ख़रीदा जा सकता है, ना डराया जा सकता है और ना ही इनका बयान बदला जा सकता है। कराची में एक नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत, मनो मट्टी तले दफन, कब्र तैयार और अब इस कब्र को दोबारा खोलने का अदालती हुक्म, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि हमारे तफ्तीशी निज़ाम, फोरेंसिक अमल और इंसाफ के पूरे ढांचे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर पहली बार तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए जाते तो कब्र कुशाई की नौबत क्यों आती। मीर रज़ा अली केस ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अदालत ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी सैयद को फौरी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि यह अमल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल किया जाए। ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे
वो 14 संगीन एतराज़ात हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस सर्जन कराची ने SSP ईस्ट को भेजे गए अपने मरासले में साफ लिखा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा करती है। सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लाश के एक्सरे ही नहीं किए गए, गन शॉट पर जो वीडियो है उसके लिए हाथ के स्वाब नहीं लिए गए, गोली के निशान पर मौजूद जो कीमियाई तज्जिया है वो नहीं किया गया, सर का मुकम्मल फोरेंसिक मुआयना नहीं हुआ, गर्दन का अंदरूनी मुआयना नहीं किया गया, ज़ख्मों की साइंसी पैमाइश नहीं की गई, क्राइम सीन की मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई, गोली के दाखिल और खारिज होने वाले ज़ख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़े नहीं की गई, जिस्म के अंदर गोली के रास्ते का कोई वाज़े नक्शा मौजूद नहीं है, कपड़ों पर मौजूद अहम शवाहिद का जिक्र तक मौजूद नहीं है, और सबसे हैरानकुन बात, चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद DNA सैंपल भी हासिल नहीं किया गया। ये सिर्फ तकनीकी गलतियां नहीं थी कि जिन्हें एक मामूली कोताही कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये वो बुनियादी फोरेंसिक प्रोसेसेस हैं जिस पर किसी भी हसास मुकदमे की पूरी तफ्तीश खड़ी होती है। अगर इन्हीं मराहिल पर सवाल उठ जाए तो फिर इंसाफ के पूरे का पूरा प्रोसेस ही सवालात की जद में आ जाता है। आज ये ख़ानदान नहीं, पूरा माशरा जवाब मांग रहा है। अगर एक हाई प्रोफाइल मुकदमे में भी बुनियादी साइंसी तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फिर आम शहरी किस निज़ाम पर एतमाद करेगा। अब ये मामला सिर्फ मीर रज़ाली की मौत का नहीं रहा, बल्कि रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी, फोरेंसिक निज़ाम की शफाफियत और इंसाफ की साख का इम्तहान बन चुका है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।